नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ 12th क्लास चैप्टर 6 पार्ट 1। अभी तक आप चैप्टर 7 पार्ट 1 यानी चैप्टर 7 का पार्ट 1 देखेंगे। आगे भी ये पार्ट का सीरीज जो है, इस चैप्टर का सीरीज जारी रहेगा जब तक कि ये चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए। अभी तक आप चैप्टर 6 तक देख चुके हैं और इसका वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है। आप वहाँ पे जाकर वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, स्पेशल क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टॉपिक्स एक्सप्लेनेशन विथ क्वेश्चन एंड आंसर। यहाँ पढ़ाने का जो तरीका है वो है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर के प्रारूप में उसको टॉपिक वाइज मतलब कंसेप्ट क्लियर किया जाता है। और जो ऑनलाइन क्लासेस जो होते हैं उस क्लासेस में टॉपिक वाइज पूरा क्लियर किया जाता है। तो क्योंकि यहाँ मेरा इस तरह से करने का मकसद यही है कि आप जिस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं क्वेश्चन के रूप में लेकर आऊँ और उस क्वेश्चन के टॉपिक को कंप्लीट करूँ, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके तो चैप्टर 7 में पढ़ना है हिस्ट्री में हम्पी। हम्पी का ही नाम है विजयनगर, तो यानी हम्पी का स्थापत्य या विजयनगर का स्थापत्य। ओके, चलिए तो आगे देख लेते हैं। जैसे हिस्ट्री ऑफ 12th क्लास चैप्टर 6 पार्ट 1 हम्पी विजयनगर का स्थापत्य। आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी यानी विजयनगर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम्पी क्या है, विजयनगर क्या है। 17वीं 18वीं सदी तक विजयनगर का पूर्णतः विनाश हो गया था। तो बाद में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच के लोगों ने इस स्थान को हम्पी नाम दिया। विजयनगर आप पढ़ेंगे शुरू में, फिर बाद में इसे यहाँ के लोगों ने इसका नाम हम्पी दिया। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के एक मातृ देवी थी पंपा देवी, और उन्हीं के नाम पर शायद हम्पी का नाम पड़ा होगा, तो इसीलिए इसे हम्पी भी कहा जाता है और विजयनगर इसी का नाम है। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं इस तरह से का क्वेश्चन पूछता है तो आप बेझिझक होकर आंसर दें। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन को लिया है, लेकिन जो भी टॉपिक लिया है उस टॉपिक को हम शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे डिटेल्स के साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, ताकि इसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाए तो आप आसानी से आंसर दे सकें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह से हिस्ट्री के टॉपिक चैप्टर कंप्लीट कराए जा रहे हैं, ताकि आप एग्ज़ाम की अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकें। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे तो लिखा हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लेकिन मैं वही बात रिपीट करूँगी, इसमें आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, इसकी स्थापना कब हुई थी। ओके, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे और इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था, जिसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी और 1347 ईस्वी में, यानी 1347 में। अब मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगी कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो विजयनगर साम्राज्य जो था उसकी पुनः स्थापना से पहले वो अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में था, सल्तनत शासकों के अधिकार में था। लेकिन जैसे ही सल्तनत शासकों की स्थिति कमज़ोर हुई, उन्हें उनकी पतन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ के हिंदू शासकों ने फिर से अपने राज्य को अलग करके अपनी राज्य की स्थापना की। तो ऐसा कहा जाता है कि हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों का पहले एक संत ने उनका शुद्धि कराया था, और फिर जाके इन्होंने राज्य के 1336 में स्थापना की, और आगे चल के विजयनगर साम्राज्य में
4 वंशों का उदय होता है, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और आर्वीडु वंश। सबसे लास्ट में था आर्वीडु वंश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फिर आपने देखा कि कैसे विजयनगर की स्थापना होती है। बहमनी साम्राज्य, जिस समय विजयनगर की स्थापना दक्षिण भारत में हो रही थी, उसी समय 1347 ईस्वी में बहमनी यानी कि उत्तर भारत में, ये दक्षिण भारत का राज्य है और बहमनी जो है उत्तर भारत के राज्य है, तो वहाँ पे बहमनी राज्य की स्थापना हुई। ये भी उसी परिस्थिति में जब सल्तनत काल का पतन हो रहा था, कोई ऐसा योग्य शासक न था जो इन पे अपना आधिपत्य कायम रख सके। वैसी परिस्थिति में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी वंश की स्थापना की थी। ओके, चलिए क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निकोल कॉन्टी किसके काल में भारत आया। निकोल कॉन्टी किसके काल में भारत आया था, तो देवराय प्रथम के काल में आया था। देवराय प्रथम किस वंश के थे, तुलु वंश के थे। ओके, तो देवराय प्रथम के काल में निकोल कांटी इटली का रहने वाला था। ये विदेशी यात्री था, क्योंकि प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल आधुनिक काल तक में बहुत सारे विदेशी यात्री भारत आते रहते थे। उनका उद्देश्य कोई व्यापारी के रूप में आया, कोई चिकित्सक के रूप में आया, कोई इतिहास यात्री के रूप में आया, और उन्होंने अपने यहाँ आके उन्होंने जो कुछ भी देखा भारत के बारे में, जिस स्थिति से उनका परिचय हुआ, उन्होंने अपने पुस्तकों में उसका जिक्र किया है। चलिए, जो क्लास ऑनलाइन चलाए जाते हैं उसमें पूरा इसका डिटेल्स बताया जाता है कि निकोल कांटी कौन था, कब आया था, कब से कब रहा। तो इसीलिए यह शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं डिफाइन जो कर रही हूँ थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोमिंगो पेज किसके काल में भारत आया, तो ये आया था डोमिंगो पेज कृष्णदेव राय के काल में। कृष्णदेव राय जो थे तुलुप वंश के सबसे प्रतापी और महान शासक थे। इन्हीं के समय में अष्टदिग्गज की चर्चा मिलती है। अष्टदिग्गज मतलब कि 8 कवि का समूह इनके दरबार में रहता था, और सभी कवि क्या वो बड़े बड़े विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 5, अफनासी निकेतन किसके काल में भारत आया। अफनासी निकेतन ये मोहम्मद शाह तृतीय बहमनी के काल में आया। मोहम्मद शाह तृतीय बहमनी के काल में भारत आया था। बहमनी शासक था, उसके काल में भारत आया था। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन है रायचूर द्वाब से आप क्या समझते हैं। ओके, क्वेश्चन के रूप में तो ये आ गया रायचूर द्वाब। मेरा पहला ही टॉपिक होना चाहिए था रायचूर द्वाब, क्योंकि अगर विजयनगर के इतिहास की चर्चा करते हैं उसमें अगर रायचूर द्वाब की चर्चा ना हो तो विजयनगर साम्राज्य का इतिहास जो है अधूरा रह जाता है। तो सबसे पहले बता दो, रायचूर द्वाब जो है दक्षिण के जो ये पार्ट है, तो दक्षिण के पार्ट में उत्तरी भारत में, यहाँ आप समझते हैं कि यहाँ जहाँ से मुंबई अलग होता है उत्तरी भारत से, दक्षिण और तो यहाँ विंध्याचल पर्वत है। तो इसके नीचे तुंगभद्रा नदी और ऊपर कृष्णा नदी, इनके बीच का जो पार्ट है वो एक रायचूर प्रांत है। और 2 नदियों के बीच में स्थित होने के कारण जो बीच का पार्ट होता है उसको द्वाब कहा जाता है। द्वाब यानी 2 किनारों 2 नदियों के बीच का पार्ट। और वो जो बीच का पार्ट होता है, बीच का भाग होता है, वो बहुत ही उपजाऊ होता है। और इसी तरह से कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो जगह था वो रायचूर था, और नदियों के बीच इसी था, इसीलिए उसको स्वतः द्वाब कहेंगे। तो रायचूर द्वाब कहा जाता है। और रायचूर द्वाब ये जगह जो था, तो इधर था बहमनी और इधर था विजयनगर। और इसके लिए रायचूर द्वाब के लिए प्राचीन काल में भी संघर्ष हुआ था शासकों के बीच, दक्षिण शासकों चेर चोल पांड्य राष्ट्रकूटों के बीच, और मध्यकाल में भी संघर्ष हुआ इस रायचूर द्वाब को लेकर। क्यों? एक तो ये उपजाऊ क्षेत्र था, दूसरा व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण स्थल था, इसीलिए हमेशा उस क्षेत्र को लेकर विद्रोह होते रहता था।
एक है कि ये रायचूर द्वाब जो दक्कन विद्रोह का मुख्य कारण था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन है कि रायचूर द्वाब से आप क्या समझते हैं। तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच रायचूर द्वाब स्थित है। रायचूर द्वाब दक्षिण भारत का सर्वाधिक उपजाऊ और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस पर अधिकार को लेकर राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और चेरों के मध्य सदैव संघर्ष हुए। मध्यकाल में एक बार पुनः रायचूर द्वाब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य संघर्ष का कारण बना। अब कारण क्यों बना, ये तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम लिखिए। तो कृष्णदेव राय द्वारा लिखित पुस्तक, कृष्णदेव राय वह तुलु वंश के सबसे महान शासक थे। और एक बात मैं और बता दूं, आपने तेनालीराम का नाम सुना होगा। तेनालीराम की कथाएं थी, हम लोग तो बचपन में थे तो बहुत पढ़ते थे तेनालीराम की कथाएं। जिस तरह से अकबर बीरबल की कथाएं होती थी, उसी तरह से कृष्णदेव राय और तेनालीराम की कथाएं थी। तेनालीराम भी कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गज दरबार में जो विद्वान थे, उन्हीं में से एक थे। वो बहुत ही हाजिर जवाबी, चतुर और होशियार उनके कवि थे। तो कृष्णदेव राय ने 2 पुस्तकें लिखी। अमुक्तमाल्याद पुस्तकें और भी लिखी, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक अमुक्तमाल्याद और संस्कृत नाटक जाम्बवती कल्याणम। अमुक्तमाल्याद जो है वो तेलुगु भाषा में लिखा गया है और जाम्बवती कल्याणम संस्कृत में लिखा हुआ एक नाटक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महानवमी का डब्बा क्या था। चलिए, महानवमी की डब्बा का जब चर्चा हुआ है तो एक बात मैं और बता दूं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जब चर्चा की जाती है तो दक्षिण भारत में स्थापत्य कला का हमेशा विकास हुआ है। अगर दक्षिण भारत में स्थापत्य कला के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य हुए हैं और एक से एक कला संस्कृति, स्थापत्य संस्कृति दृष्टिगोचर होता है। तो उसी में से एक अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो उनमें विजयनगर साम्राज्य में एक स्थापत्य का नमूना था, वो था महानवमी का डब्बा। अब प्रश्न उठता है कि ये महानवमी का डब्बा है क्या। तो महानवमी का डब्बा विजयनगर शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित एक विशाल मंच है, यानी कि एक कमल के रूप में बना हुआ है, एक डब्बे के रूप में एक डब्बा बना हुआ है, ऊंचा स्थान है, एक विशाल मंच है। इसकी ऊंचाई 40 फीट और क्षेत्रफल 11,000 वर्ग फीट है। महानवमी पर्व के दौरान, यानी कि महानवमी का जो पर्व होता है, फेस्टिवल्स, इस मंच पर अनुष्ठान संपन्न किए जाते रहे होंगे। यानी कि ऐसा इतिहासकारों ने कहा है कि महानवमी के दिन इस ऊंचा मंच जो है वहाँ पे कोई यज्ञ अनुष्ठान होता होगा। इन अनुष्ठानों में मूर्ति पूजा, अश्व पूजा, भैंस आदि की बलि सम्मिलित थी। त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी सेना को खुले मैदान में निरीक्षण करता था। इस महानवमी डब्बे में एक के ऊपर एक 2 मंच निर्मित हैं। महानवमी डब्बे पर कुछ चित्र भी उत्कीर्ण किए गए थे, इसी कारण इसका नाम महानवमी का डब्बा पड़ा होगा। महानवमी के डब्बे को विजय का भवन भी कहा गया है, यानी कि एक ऊंचा स्थल चबूतरे के रूप में, मंच के रूप में निर्मित है। वहाँ पे उस ऊंचे मंच पे कुछ चित्र भी उत्कीर्ण है और महानवमी के दिन कुछ पूजा अनुष्ठान कराए जाते हैं, यहाँ तक उसमें बलि भी दी जाती है। और इस कारण से जो डिब्बानुमा आकार है ऊंचे चबूतरे और मंच का, इसीलिए इसे इसका नाम महानवमी का डब्बा कहा गया है। और कुछ इतिहासकार इस डब्बे को विजय का भवन भी कहते हैं कि शायद कोई ऐसा राजा होता होगा जो अपने विजय पताका के फलस्वरूप, यानी जो विजय प्राप्त करता होगा, तो इस तरह के डब्बानुमा कुछ मंच वगैरह निर्मित करता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गोपुरम से आप क्या समझते हैं। अब गोपुरम क्या है। ये गोपुरम शब्द जो है वो दक्षिण भारत के स्थापत्य कला से लिया गया है। तो गोपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता है। आप ऐसे देखे होंगे आजकल जो पंडाल बनता है तो ऐसे बनता है, कुछ भी कुछ डिजाइन, गोल डिजाइन ऐसे करके कुछ भी बनता हुआ, गेट जैसे कहते हैं, पंडाल का गेट जो होता है मेन गेट, तो उसको दक्षिण भारत में गोपुरम कहा जाता है, प्रवेश द्वार। विजयनगर शासकों विजयनगर
विजयनगर के शासकों ने मंदिरों में गोपुरम का निर्माण कराया। यह अत्यधिक विशाल और ऊंचे होते थे। यह संभवतः सम्राट की ताकत की याद दिलाते थे, जो इतनी ऊंची मीनार बनाने में सक्षम थे। यानी कि गोपुरम जो होता था, जो प्रवेश द्वार होता था, एंट्री गेट कहें, वो बहुत ऊंचा ऊंचा होता था। आज भी कहीं किसी मंदिर में, किसी बड़े से यूनिवर्सिटी में चले जाइए तो गोपुरम यानी कि उसका मेन गेट जो है बहुत ही नक्काशीदार और ऊंचा ऊंचा बनता था। तो ऐसा इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि शायद राजे महाराजे जो होते थे, ये ऊंचे गोपुरम के माध्यम से अपनी शक्ति का परिचय शायद देते थे। तो दक्षिण भारत में इस तरह के गोपुरम की विशेषता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हम्पी का नाम हम्पी कैसे पड़ा? ओके, हम्पी का नाम हम्पी कैसे पड़ा? मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम्पी जो था विजयनगर का ही नाम था। 17वीं और 18वीं सदी तक विजयनगर का पूर्णतः विनाश हो गया था, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य था जिसे हरिहर बुक्का ने स्थापित किया था। उस साम्राज्य में 4 वंश की उत्पत्ति हुई, जैसे संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, अरविद वंश। तो धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। क्यों? उसका मुख्य कारण दक्कन का विद्रोह रहा, जो 1565 ईस्वी में हुआ था। और विद्रोह क्यों हुआ? रायचूर दोआब को लेकर हुआ। तो इस तरह से धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। और पतन होने के बाद कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब के यानी रायचूर दोआब के लोगों ने इस नष्ट विजयनगर को हम्पी नाम दिया। यानी जो विजयनगर पहला जो था वो नष्ट हो गया, तो वहाँ के लोगों ने कालांतर में यानी कालांतर यानी धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने उस जगह का नाम क्या दिया? हम्पी। अब कहा जाता है कि हम्पी नाम क्यों दिया? तो वहाँ पे कहा जाता है कि कोई ऐसी मातृदेवी थी, माता थी कोई, जिसका नाम था पंपा। तो पंपा देवी के नाम पर ही उस जगह का नाम हम्पी हुआ। और इस प्रकार हम्पी विजयनगर का ही नाम है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम्पी विजयनगर को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, विजयनगर साम्राज्य में स्थित लोटस महल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि विजयनगर साम्राज्य में एक लोटस महल भी था। ये लोटस महल क्या था, कैसा था? तो विजयनगर की एक सुंदर इमारत कमल महल है, यानी लोटस महल। इस महल की ऊपरी संरचना कमल की तरह दिखती है। 19वीं सदी के अंग्रेज यात्रियों ने इसका नामकरण कमल महल किया। संभवतः यह एक परिषदीय सदन था जहाँ राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। यानी कि यह एक परिषद था, मीटिंग हॉल था, जहाँ पे राजा अपने जितने भी एडवाइजर होते थे वहाँ मिलते थे और जो भी अपना प्लान योजना तैयार करनी होती थी वो निर्णय लेते थे, योजना तैयार करते थे। क्वेश्चन नंबर 12। विजयनगर के मंदिरों की कोई 2 विशेषताएं बताइए। अब विजयनगर में जो भी स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो भी मंदिर, भवन, गोपुरम आदि निर्मित था, उनकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं थी। तो यहाँ पे चर्चा है कि केवल 2 विशेषताओं का वर्णन करना है। तो सबसे पहले विशेषता है मंदिरों में गोपुरम का निर्माण। यानी कोई भी मंदिर था, भवन था, परिषदीय भवन था, वहाँ उसके आगे सबसे पहले एंट्री गेट होता था, प्रवेश द्वार, जो गोपुरम, जिसे गोपुरम कहा जाता है, वो ऊंचे ऊंचे गोपुरम होते थे जिस पर नक्काशी भी किया रहता था। ओके। मंदिरों के स्तंभों पर सजावट एवं मूर्तियों का निर्माण, और जो मंदिरों के पिलर होते थे उस पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी के साथ उसको सजाया जाता था और उस पर बहुत सारे मूर्तियों का भी, छोटे छोटे मूर्तियों का भी निर्माण किया गया था। यदि कभी आपको मौका मिले साउथ जाने का तो साउथ के मंदिरों को आप देखेंगे। साउथ के मंदिरों जो बनाए होते थे इतने नक्काशीदार होते हैं, इतनी छोटी छोटी मूर्तियाँ होती है कि आप सोच के आश्चर्य होगा आपको कि इतने महीन मूर्तियों को कौन उत्कीर्ण करता है, कैसे करता है, ये बहुत ही आश्चर्य लगता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, कृष्णदेव राय की पुस्तक अमुक्त मलयाद किस भाषा में लिखी गई है? तो हमने पहले ही बता दिया कि तेलुगु भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 14। विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? एक प्रश्न ये भी है कि विजयनगर के साम्राज्य जो था
उसके कृषि क्षेत्र जो होते थे, जहाँ खेती वगैरह की जाती थी, उन्हें भी किलेबंद किया गया था। किलेबंद भूभागों में किया जाता था खेती। क्यों? तो जाहिर सी बात है, सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जब कोई आक्रमणकारी आक्रमण करता था तो कई कई महीनों तक वो किलेबंदी करके किले को घेर लेता था। तो इस तरह से किले के अंदर ही खेती बाड़ी की पूरी सुविधा थी, ताकि वह किले के अंदर वाले लोग अपने को सुरक्षित रख सके और जो बाहर घेराबंदी की जाती थी उससे अपने को बचा सके। चूँकि शत्रु सेनाएं जब भी किले को घेरती थी तो उनका खाद्य सामग्री पहुंचाने को प्रतिबंधित कर देती थी, यानी कि बाहर से जो खाने पीने की सामानें थी, जो वस्तुएं आती थी, उनको रोक देती थी ताकि वे आत्मसमर्पण कर दें। अब विजयनगर में खेत भी दीवारों के अंदर थे, अतः शत्रु सेना की घेराबंदी के बावजूद भी खाद्य सामग्री किले के पहुंच में रह सकती थी। अतः विजयनगर राजाओं ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए खेत एवं बगीचों को भी किलेबंद कर रखा था। आप समझ गए होंगे कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने खेत को भी किलेबंद कर रखा था ताकि वह शत्रु सेना से अपने राज्य और प्रजा को बचा सके। क्वेश्चन नंबर 15, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ये हुआ था मंगलवार 23 जनवरी 1565 ईस्वी को, जिसे दक्कन का विद्रोह हुआ भी कहते हैं। अब मैं फिर बताऊंगी कि यही तालीकोटा का युद्ध, यही राक्षसी तंगड़ी का युद्ध जो 1565 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच? बहमनी और विजयनगर के बीच, जिसमें विजयनगर की हार होती है और बुरी तरह पराजय होने के बाद विजयनगर का पतन शुरू हो जाता है। ओके, तो ये था हम्पी विजयनगर का स्थापत्य के शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपके 12th क्लास के जो फाइनल एग्जाम है जो फरवरी में होंगे, उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं 50 मार्क्स के और 50 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन वो लॉन्ग क्वेश्चन भी जो होते हैं ना, शॉर्ट के ही एकदम से, एक होता है वेरी शॉर्ट यानी कि MCQ होता है, और एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन। MCQ हुआ, एक शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का होता है, तो उसके भी आंसर ज़्यादा लंबे नहीं लिखे जाते हैं, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का ही एक जुड़वा भाई होता है जो थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। ओके, तो इस तरह से ये हुआ आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ क्वेश्चन। मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी, जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन के प्रारूप में सारे टॉपिक क्लियर होंगे। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को देखते रहें। ये था 12th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 7 पार्ट 2। चैनल को देखते रहें, अपना प्यार और सहयोग देते रहें। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो एक प्रोत्साहन के लिए वीडियो का लाइक बटन दबाना ना भूलें। ओके, हम फिर से एक नए वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि।